हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का सेशन हमारा सीटेट के लिए होगा, जिसमें हम मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसमें हम 2 से 3 पेपर्स प्रीवियस ईयर के डिस्कस करेंगे, जो भी उसमें मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चंस आए हैं। 2 पेपर तो हम डिस्कस करेंगे ही, अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होता तो 3 पेपर को भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है मैथ्स पेडागोजी को लेके वो अच्छी होगी और प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पूछे जाने की चांसेस हैं अब आने वाले एग्ज़ाम में आपको वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बिना देरी के सेशन शुरू करते हैं। एक दिन हमारी सीटेट की क्लास होती है, एक दिन DSSB की होती है। अगर आपका सीटेट ऑलरेडी क्लियर भी है और DSSB की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पर हम एक दिन GA का मॉक टेस्ट करते हैं DSSB का, और एक दिन सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, GA की GA मॉक टेस्ट नाम से और सीटेट की सीटेट नाम से। तो जो अभी तक वीडियोस आ चुकी हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के जो आज का सेशन है उसको शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। मैथ्स पैडागोजी के क्वेश्चंस आज यहाँ पर हम देखेंगे और जो इंग्लिश वाले लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश में भी क्वेश्चन को आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपके सामने? क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे ये क्योंकि 1st to 5th का प्रीवियस ईयर पेपर इस टाइम मेरे पास है, पेपर 1। ठीक है, सब करेंगे हम पेपर 1 पेपर 2 में जो भी पैडागोजी आई है सब चीज़ों को लेकर चलेंगे। लेकिन ये कोई स्पेसिफिक ही क्वेश्चन आ जाए प्राथमिक में या माध्यमिक में तो ही वो कनेक्टेड होता है पेपर 1 या पेपर 2 से। बाकी चीज़ें हैं वो कॉमन होती हैं। ठीक है, तो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? तो ये आपका क्वेश्चन है। कोई भी एग्ज़ाम आप देते हो ना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका होता है क्वेश्चन को सही से पढ़ना। अगर आपने यहाँ पे नहीं पढ़ा, यहाँ पर तो हाईलाइटेड है, बाई चांस हाईलाइटेड ना हो, है ना, तो ज़रूरी क्या है, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही ऑप्शंस पर आएँ, उसको समझें। तो प्राथमिक कक्षा में जब बच्चे गणित सीखते हैं तो उसमें जब बच्चों का असेसमेंट होता है, आकलन होता है, तो किस बात पर ध्यान नहीं भी दोगे तो चलेगा, है ना, प्राइमरी लेवल पर। तो यहाँ पर आपका 31st का 3rd ऑप्शन करेक्ट होगा, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। बच्चों से आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते प्राइमरी लेवल पर कि वो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आपको दें। ठीक है, मैथमेटिक्स की किसी भी क्वेश्चन का क्या पर्पज़ होना चाहिए? पर्पज़ होना चाहिए कि गणित के कंसेप्ट्स को वो समझें और उनमें मैथमेटिकल लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो, गणितीय भाषा का विकास हो, तर्क जो शक्ति है उसका विकास हो। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट मत करिए इतने छोटे बच्चे से कि वो बिल्कुल आपको एग्जैक्ट आंसर दें किसी भी सवाल का। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। मैं आती हूँ अगले क्वेश्चन पर। 32 आपसे कहता है कि प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार हम फॉलो कर सकते हैं, एक सीक्वेंस क्या होना चाहिए। अगर प्राइमरी लेवल पर बच्चों को क्या उनमें डेवलप करना है, मैथमेटिकल कंसेप्ट को डेवलप करना है, तो क्या एक प्रोसेस होना चाहिए, किस सीक्वेंस को हमें फॉलो करना चाहिए। तो 32 का आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो इन चारों में से अगर हम सीक्वेंस की बात करें, सबसे पहले आप उसको बच्चे को एक्सपीरियंस दीजिए, अनुभव प्रदान करना। उसके बाद भाषा के माध्यम से समझाना। पहले तो आप उनको एक्सपीरियंस से या जो चीज़ें वो जानते समझते हैं उससे उनको कनेक्ट करके लाइए, फिर भाषा के माध्यम से समझाइए। उसके बाद चित्र बनाना और फिर एंड में प्रतीकात्मक जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है उसका यूज़ करना। तो ये जो सीक्वेंस है इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। पहले आप उनको अनुभव देंगे, एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद भाषा के माध्यम से उनको समझाएंगे, देन चित्र बना के, पिक्चर्स बना के, और फिर उनको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन द्वारा आप समझाएंगे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। यहाँ पर 33 क्या कहता है, एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार 2 संख्याओं को घटाया है, यानी कि सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है। देखो यहाँ पर हुआ क्या है, पहले क्वेश्चन को ही समझ लेते हैं। यहाँ पर हुआ है ये कि क्या 3 में से 7 जा सकता है? नहीं जा सकता। हमें यहाँ से लेना होता है, एक नंबर इधर लेंगे 8 में से, तो ये 13 हो जाएगा। तब 13 में से 7 को हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो 13 में से 7 जाएंगे तो 6, फिर ये 8 की जगह 7 बचेगा, 7 में से 2 जाएंगे तो 5, तो यहाँ पर आएगा 56। लेकिन इस बच्चे को कैरी लेने की जो
यहाँ पर कंसेप्ट था वो नहीं आता था। तो इस बच्चे ने क्या किया, इसने ऊपर बड़ा है छोटा है, नीचे बड़ा नंबर है डिजिट है, ये नहीं देखा, इसने बस 7 में से 3 माइनस कर दिया तो 4 और 8 में से 2 कर दिया तो 6। बल्कि होता है ऐसा है, कैरी लेकर आप इधर करते हो जब ऊपर नंबर छोटा होता है नीचे बड़ा होता है। तो इसने क्या किया, इसको कैरी का कंसेप्ट नहीं पता, इसने सीधे सीधे घटा दिया 7 में से 3 को, 8 में से 2 को। तो उसको वो क्या मेंटेलिटी है, वो उसको क्या जानता है, किस बेसिस पर उसने इस तरह से आंसर दिया, क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में जो स्थानीय मान है उसके बारे में गलत धारणा है, जो आपकी प्लेस वैल्यू होती है ना, प्लेस वैल्यू के बारे में उसको सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, मिसकंसेप्शन है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। अब मैं अगले क्वेश्चन पर आती हूँ, क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन है कि अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में बताना है। ठीक है, अधिगम और आकलन यानी कि लर्निंग और असेसमेंट के जो स्टेप्स होते हैं इनको आपने ऑर्डर में रखना है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो 34 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। सबसे पहले शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन करना। सबसे पहले आप प्लानिंग करते हो और उसको ऑर्गेनाइज करते हो। उसके बाद शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन करते हो। उसके बाद प्रगति रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाते हो। और फिर बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक की रिपोर्टिंग करते हो और बताते हो उसके बारे में। तो ये तो सिंपल सा था, आप देख कर भी यहाँ से बता सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले क्या होती है, किसी चीज़ की प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका, फिर उसका एक जगह इस साथ में आकलन, फिर उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है और फिर उसको फीडबैक दी जाती है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं करते। रोमन आप ऐसे ही हो गया, फर्स्ट फोर्थ लिखते हैं ना, तो इनका यूज़ संख्याओं को लिखने में क्यों नहीं करते। हम 32 लिखते हैं तो उस रोमन में क्यों नहीं लिखते, ये पूछा है। तो क्यों नहीं किया जाता, तो सिंपल सी बात है, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, उसमें प्लेस वैल्यू का कोई कंसेप्ट नहीं है ना, इसलिए उनका यूज़ हम कैलकुलेशन में नहीं करते हैं ना। मान लो 34 लिखना है आपको, ठीक है, तो 3 आप कैसे लिखते हैं, ऐसे, 4 आप लिखते हो ऐसे। तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू से आपको आप कंसेप्ट को नहीं यहाँ पर लगा पाओगे, इस वजह से रोमन नंबर्स का यूज़ यहाँ पर हम नहीं करते। अगले क्वेश्चन पर आ जाती हूँ, क्वेश्चन नंबर 36। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, भौतिक गुण, उनको अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रेरित करता है कि बच्चों आपके चारों तरफ जो चीज़ें मौजूद हैं उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है उनको आप अपने शब्दों में समझाओ। इसके लिए बच्चों को वो प्रोत्साहित करता है, इनकरेज करता है टीचर। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का क्या पर्पज़ है, ये सवाल है आपका। तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये बच्चों को अनौपचारिक तरीके से, ठीक है, अनौपचारिक यहाँ पर आपका हो जाता है इनफॉर्मली। तो बच्चों को अनौपचारिक तरीके से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकार के बारे में उनकी समझ को बताएगा। अब आकार कैसे, यहाँ पर आपने बोला मैम शेप के बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ेगी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया है ना। तो आप बताओ, बच्चे अगर अपने आसपास बॉल को देखते हैं जिसकी शेप होती है स्फेयर की, ठीक है, गोले की, तो बच्चे उसको नोटिस करेंगे। वो कुछ रेक्टेंगल आयत की शेप में देखेंगे, तो जिससे बच्चे उस चीज़ को नोटिस करें, उस चीज़ को समझें कि ये शेप में होता है, शेप में होता है, इसलिए टीचर ने एक्टिविटी कराई है। अब मैं अगले क्वेश्चन पर आ जाती हूँ, क्वेश्चन नंबर 37। अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाला गणित क्या है। जो एक इलिटरेट शॉपकीपर होता है, आपने कहूँगा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है नॉर्मल लोगों से, तो वो मतलब किस तरह के मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं वो, ये आपसे पूछा है। तो 37 का 4th ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर आपका 37 का 4th। अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। जो मैथमेटिक्स शॉपकीपर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, वो एक कैसा मेथड होता है, एक ऑल्टरनेट मेथड होता है सॉल्व करने का। वर्बली वो ज़्यादा चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं, तो उस तरह भी कक्षाओं में डिस्कशन किया जाना चाहिए ऐसे ही, यानी कि हमेशा हर चीज़ लिखे कि 4+3 कितना हुआ, तो आपने लिख के बता रहे हो, ऐसे ही नहीं। वर्बली भी बच्चों को अगर आप प्रैक्टिस कराओगे तो उसमें अच्छा उनको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी मैथमेटिक्स की।
अगला है क्वेश्चन 38। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। एक बच्चों का हेट्रोजेनियस ग्रुप है, अलग अलग तरह के बच्चे हैं एक गणित की कक्षा में, तो शिक्षक उनको कैसे संभालेंगे, ये सवाल है आपका। तो 38 का आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। आप उनको अलग अलग नहीं कर दोगे, अगर आप देख रहे हो कि अलग अलग तरह के बच्चे हैं उनको अलग अलग कर दो, ठीक है, तब उन्हें अलग अलग बताओ, उनको साथ में ही रखो जिससे वो खुद एक दूसरे से चीज़ों को सीख पाएँ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 39, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए जाते हैं, लर्निंग आउटकम्स की हम जिनकी बात करते हैं, तो गणित में वो क्यों विकसित किए जाते हैं लर्निंग आउटकम्स, ये सवाल है। तो तीसरा ऑप्शन देखिएगा, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। बच्चे क्लास वाइज जो उनमें वो जो भी स्किल्स को, जो भी कॉम्पिटेंसीज़ को अचीव करते हैं उसको डिफ़ाइन करने के लिए सीखने के प्रतिफल या लर्निंग आउटकम्स, एक जो आपकी ये डेफिनेशन है ये यूज़ होती है, ठीक है। बच्चों ने क्या सीखा है क्लास वाइज, वो क्या सीख रहे हैं, क्या स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, वो लर्निंग आउटकम्स के थ्रू जाना जाता है। अब मैं अगले क्वेश्चन पर आ जाती हूँ, क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है, एक्टिविटी है। देखो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को जो है क्वेश्चन हमारी मतलब फास्ट लग रहे हो कि हम फास्ट कर रहे हैं, तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है, रिकॉर्डेड वीडियो है, आप वहीं पर रोक के उसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि सबकी स्पीड एक जैसी नहीं होती है। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि सीटेट का एग्ज़ाम जो होता है इसमें टाइम ही कम पड़ता है, तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की उतने कम समय में विद इन टाइम आप पेपर कर पाओगे, वरना आप 150 सवाल भी नहीं देख पाओगे, है ना। आपको जो बहुत आते होंगे उन तक आप पहुँच भी नहीं पाओगे क्वेश्चंस तक। तो इस तरह के लेंदी पेपर में आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस। मैं ये नहीं कह रही आप मेरे यहाँ से प्रैक्टिस करो, कहीं से भी करो, किसी ऑफलाइन से कर लो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑफलाइन ही पेपर होना है, ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड बेटर होती है, क्वेश्चन आप जल्दी पढ़ पाते हो, और जितना जल्दी पढ़ोगे उतना जल्दी सॉल्व करके अगले पे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो कोशिश यही करो, अगर आप अभी आपने शुरू किया है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, और है ना, इसलिए अपनी स्पीड थोड़ा मेंटेन आपको रखनी पड़ेगी सीटेट के एग्ज़ाम में, अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो। बाकी एग्ज़ाम्स में इतना नहीं होता स्पीड का, लेकिन यहाँ पर इशू देखने को मिलता है, अच्छे लोग भी जो है मार खा जाते हैं ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। मुश्किल से 1 महीना आपके एग्ज़ाम में रह गया है इस वजह से। तो कौन सा इन चारों ऑप्शंस में से एक एक्टिविटी है, सीधा ये सवाल है। 4th ऑप्शन, बच्चों को अन्वेषण में लाना, चिल्ड्रन एंगेज इन बच्चों को एक्सप्लोरेशन में अगर आप लाओगे कि कहीं पर आप ले गए चीज़ें एक्सप्लोर करो, जैसे एक अभी आपने देखा एक उसके बारे में, वो भी एक एक्टिविटी ही थी कि आपने आसपास की जो चीज़ें हैं बच्चों उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताओ, समझो, तो उससे बच्चे एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 41। ये कह रहा है कि बच्चों के बीच गिनती के कौशल को हमें विकसित करना है, काउंटिंग स्किल को, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। पूर्व संख्या क्या होती है, प्री नंबर कंसेप्ट क्या होता है कि 4 से पहले क्या आता है 3, 7 से पहले क्या आता है 6, इस तरह से प्री नंबर कंसेप्ट होता है। तो प्री नंबर कंसेप्ट बच्चे को सिखाना है, तो कौन सी अवधारणा इम्पॉर्टेंट नहीं है इन चारों में से, ये पूछा है। तो 41 का 3rd, ठीक है, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, रिसाइटिंग नंबर नेम रैंडमली। एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि बच्चों बताओ ये क्या लिखा है, बच्चे बोलेंगे 7, ये क्या लिखा है 6, तो ये प्री नंबर कंसेप्ट में कहाँ काम आएगा, खुद बताओ, ये तो नंबर पढ़ना हो गया सिंपली। इसमें आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, बच्चे फिर बच्चों से पूछो, आप एक दूसरे से पूछो कि इससे पहले क्या आता है प्री नंबर कंसेप्ट में। एक सीरियल में भी आप इन चीज़ों को कर सकते हो, और 1-to-1 कोरस्पॉन्डेंस से एक संगता करके भी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर मैं आ जाती हूँ। एक बच्चे से ये पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, एरिया क्या है, उसने लंबाई गुणा चौड़ाई उत्तर दिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, बच्चे ने आंसर दे दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कहेंगे, बच्चे ने क्या सोच के ये आंसर दिया है, ठीक।
तो 42 का सेकंड ऑप्शन देखिए जो कि सही उत्तर है कि बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत का क्षेत्रफल समझा। ऑब्वियसली अब जो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एरिया, वो तो रेक्टेंगल का होता है ना, लेकिन उससे ये नहीं पूछा गया था कि रेक्टेंगल का एरिया, सिर्फ एरिया क्या होता है ये पूछा था उससे। हर आपकी शेप का एरिया अलग होता है, ठीक है, तो उसने एरिया को ही रेक्टेंगल का एरिया मान लिया, हर एरिया को रेक्टेंगल का एरिया मानकर उसने आंसर दिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्लियर हो गया? तो ये उसकी बच्चे की अंडरस्टैंडिंग थी। 43 पर आ जाते हैं। गणित सीखने के संबंध में निम्न में से क्या कथन सत्य है? गणित सीखने से रिलेटेड, मैथमेटिक्स लर्निंग से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो 43 का आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। हर कोई गणित सीख सकता है। सिर्फ लड़के गणित सीख सकते हैं या सिर्फ इस एज के लोग गणित सीख सकते हैं, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। हर कोई गणित सीख सकता है, और हर कोई गणित ही नहीं, हर कोई सब्जेक्ट सीख सकता है। ये सवाल आपके किसी और पेपर में भी आ सकता है। लाइक मान लीजिए आर्ट साइड वाला जो पोर्शन होता है उसमें आ सकता है कि हर कोई क्या कला सीख सकता है, सामाजिक विज्ञान पढ़ सकता है, बिल्कुल पढ़ सकता है, गर्ल हो या बॉय हो सब पढ़ सकते हैं। तो हर कोई गणित सीख सकता है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के संबंध खोजने के लिए कहा गया। यहाँ पर शिक्षक ने कौन सी विधि का यूज़ किया है? तो सीधा सीधा उसने इंडक्टिव आगमन विधि का यूज़ किया है, क्योंकि टीचर ने क्या किया, एक शीट दे दी बच्चों को, उस पर समकोण वाले आपके क्या दे दिए, त्रिभुज बना के दे दिए, और फिर उनमें उसको रिलेशन खोजने के लिए तो इंडक्टिव मेथड होता है आगमन विधि। ठीक है, ये तरीका हो गया आपका। अब मैं अगले क्वेश्चन पर आ जाती हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सही नहीं है? कंसेप्ट मैप के बारे में पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो 45 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैप जो होते हैं वो केवल टीचर्स ही बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सेकंड ऑप्शन वैसे गलत है, लेकिन ऑप्शन यहाँ क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का क्या कारण हो सकता है? जेंडर, सोशल कल्चरल बैकग्राउंड, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स या इनेट एबिलिटी ऑफ पर्सन। तो अगर किसी के जो अचीवमेंट्स हैं वो कम है मैथमेटिक्स में, उसका कारण क्या हो सकता है? बड़ा अच्छा सवाल है। तो 45 का होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। देखो, मैथ्स में किसी के अचीवमेंट कम होने का कारण उसका सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड हो सकता है, इन 4 ऑप्शंस में से। ठीक है, जेंडर तो बिल्कुल नहीं होगा, सोशल कल्चरल बैकग्राउंड उसका हो सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है वैसे तो वो आपका एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, देख लेते हैं, पर इसको ये समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, कौन सा तरीका आप अपनाएंगे बच्चों को बताने के लिए? तो 46 का आपका ऑप्शन नंबर 2, कागज़ की पट्टियों का यूज़ करके, है ना, कागज़ की पट्टियों का, पेपर स्ट्रिप्स को यूज़ करके आप 1/4 ले लो, 1/3 ले लो, और बच्चों को आसानी से बता सकते हो कि क्या छोटा है और क्या बड़ा है। एक पेपर है उसके आपने 4 पार्ट कर दिए हैं ना, एक क्या उसके 3, तो क्या बड़ा है क्या नहीं, पेपर स्ट्रिप्स के थ्रू बच्चों को बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम अपने पेडागोजी वाले। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली जो लेसन प्लान है, पाठ्य योजना है, उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइमरी लेवल पर आप लेसन प्लान बनाते हो, तो उसका मेन पर्पज़ क्या होता है, ये सवाल है। तो 47 का आपका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, बच्चों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना कर सकें। ठीक है, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्प समझ कर सकें। 47 में आपका कौन सा ऑप्शन बता रही हूँ मैं, ये हो जाता है आपका थर्ड ऑप्शन। तो जब प्राइमरी लेवल पर बच्चों को आप मैथ्स पढ़ाते हो, लेसन प्लान बनाते हो, तो बच्चों को आपको अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए आप ये काम करते हो कि बच्चे अपने कंसेप्ट धीरे धीरे समझ पाएँ। ठीक है, अब मैं बढ़ती हूँ अगले क्वेश्चन पर आपके। अगला आपका क्वेश्चन है, इनमें से किसी संरचनात्मक गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता?
एक कंस्ट्रक्टिविस्ट जो क्लासरूम होगी उसका फीचर इनमें से क्या नहीं होगा, ठीक है। रचनात्मक कक्षा का फीचर इनमें से क्या नहीं होगा, ये सवाल है। तो 48 का आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। प्राइमरी लेवल पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग करें, नहीं। देखो प्राइमरी लेवल पर आप ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स का यूज़ करें, ठीक है। तो वो यहाँ पर एक क्रिएटिव क्लास का लक्षण नहीं है। क्रिएटिव क्लास में ऐसा नहीं है कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का यूज़ करें, ठीक है। वो असेसमेंट के लिए बेस्ट नहीं होगा अगर क्रिएटिविटी की बात चल रही है। या तो आप उनको फ्री कर दो कि हाँ ये है, अपने हिसाब से आप इसका आंसर दीजिए, वो इंडिकेट करेगा एक क्रिएटिव क्लासरूम को, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं करेगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाती हूँ। 49 निम्न में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक दृष्टिकोण से की जा सकती है। विच स्टेटमेंट इज इन एग्रीमेंट विद दी कंस्ट्रक्शनिस्ट व्यू ऑफ मैथमेटिक्स। गणित का संरचनावादी दृष्टिकोण क्या कहता है, ये सीधा सीधा आपका सवाल है। तो 49 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। विजुअलाइजेशन मैथमेटिक्स में इम्पॉर्टेंट होता है। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच आप कह सकते हैं मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। विजुअलाइजेशन इम्पॉर्टेंट होता है। अगले सवाल पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करेगा। स्पेशल अंडरस्टैंडिंग बच्चों में इनमें से कौन सी एक्टिविटी डेवलप करेगी कि वे स्पेशल चीज़ों को समझ पाएँ, स्पेशल थिंकिंग उनमें हो, त्रिविम समझ उनकी हो। तो 50 का आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करो, ठीक है। उससे वो एक अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप अच्छे से कर पाएंगे इस एक्टिविटी के थ्रू। अगर बच्चों को बोला जाए ड्राइंग द टॉप व्यू बॉटल का टॉप जो भी व्यू होगा उसको ड्रॉ करने के लिए अगर आप बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है गणित के अधिगम के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है। तो 51 का आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। स्वाभाविक हो ज़रूरी नहीं है ना। कोई बच्चा एक्सीलेंट परफॉर्म कर रहा है मैथ्स में, ये इनेट ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई मैथ में अच्छा परफॉर्म करेगा उसको पहले से ही मैथ्स में अच्छा होगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब मैं आ जाती हूँ अगले क्वेश्चन पर आपके 52 पर, ठीक है। तो ये 52 आपका आ गया कंसेप्ट वाला। हम आ जाते हैं अपने पेडागोजी वाले क्वेश्चन पर। हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए कौन सा सही नहीं है। हिंदू अरबी जो सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है उसके बारे में कौन सा सही नहीं है। तो 53 का आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन नहीं किया जाता, बेस 2 सिस्टम फॉलो नहीं होता, ये गलत है, ठीक है। वैसे ही गलत है। हिंदू अरबी प्रणाली के से निम्नलिखित में से के लिए कौन सा सही नहीं है। तो इसमें बेस 2 प्रणाली का यूज़ नहीं होता, ये इसके बारे में जो है गलत है, ठीक है। बाकी एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है। ये योगात्मक प्रकृति का है, गुणात्मक प्रकृति का है, ठीक है। तो जो हिंदू अरबी सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन होता है तो उसके बारे में ये बेस 2 सिस्टम फॉलो करता है, ऐसा नहीं है। तो ये ऑप्शन क्योंकि नहीं पूछा था ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। समझ गए, नहीं पूछा था इसमें। अगला है क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए सबसे वांछनीय प्रोसेस क्या होगा, बढ़िया प्रोसेस क्या होगा। ज्योमेट्री का कंसेप्ट प्राइमरी लेवल पर समझाना है। तो 54 का ऑप्शन देखेगा थर्ड। बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें। बच्चों की जो इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस है, स्पेस के बारे में बच्चों को समझने के लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देंगे अगर आप, तो वो ज्योमेट्री के लिए ज़्यादा बेटर होगा कि वो स्पेस के बारे में ज़्यादा चीज़ें समझ पाएँ, इसलिए उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी आपको देनी चाहिए। अगला सवाल है 55। निम्न में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है, विच इज़ द इंडिकेटर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग। तो ये भी अच्छा सवाल है। 55 का आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, मतलब सिंपल ये पूछा है कि गणितीय तर्कणा क्या है। तो गणितीय कोई भी मैथमेटिकल प्रोसेस है उसमें तर्क क्या होगा, वो देने की जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, ठीक है। एबिलिटी टू प्रोवाइड जस्टिफिकेशन फॉर मैथमेटिकल, कोई प्रोसीजर क्यों हो रहा है उसके लिए जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करना ही क्या है आपका
ये है आपका गणितीय तर्कणा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला है आपका ये कंसेप्ट वाला आ जाता है, ये भी कंसेप्ट वाला है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर आपके हो जाते हैं सवाल पूरे फ्रॉम पेडागोजी। ठीक, तो उम्मीद करती हूँ आपको जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं ये क्लियर होंगे। ठीक है, हमने 2 पेपर यहाँ पर कंप्लीट करे हैं। और इसी तरह से देखो, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे आपके कोई मतलब जो वीडियो आप पहले चाहते हैं, अगर आप बोले मैम सीडीपी की कोई आप 2-3 लगातार प्रीवियस ईयर पेपर एक वीडियो में करा दीजिए, ईवीएस करा दीजिए, साइंस करा दीजिए, सोशल साइंस करा दीजिए, तो मैं वही क्लास आपके लिए पहले लाने की कोशिश करूँगी। अदरवाइज़ अगर आप नहीं बोलते तो मैं अपने हिसाब से क्लासेस को लेकर ही आती हूँ। ये मैथ्स पेडागोजी के हमने 2 पेपर कर लिए हैं प्रीवियस ईयर के। और देखो, मेरा तो यही प्लान है कि मैं आपको एग्ज़ाम तक ज़्यादा से ज़्यादा PYQ प्रैक्टिस करा दूँ, जिससे आपकी स्पीड अच्छी हो जाए। स्पीड को अच्छा करना भी प्रैक्टिस के साथ साथ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस से ही होगा वो ऑब्वियसली। ठीक है, तो फिर आज के सेशन में मैं इतना ही रखूँगी। सीटेट नाम से प्लेलिस्ट है, पहली जो वीडियोज़ आई हैं वो वहाँ पर जाकर देख लेना। आपको मैंने हर वीडियो में मिनिमम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। कोई भी वीडियो टाइम वेस्टिंग नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट में आपको एक क्वेश्चन कराया जा रहा है, आधे घंटे में 5 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आप ये मेरी वीडियोस देखोगे तो आप जान पाओगे। अगर आपको कम समय में ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो यहीं पर आपको मिलेगी, केवल आप वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको पढ़ने से मतलब है, जहाँ से आपको बेस्ट लगता है वहाँ से पढ़िए। एंड तक अगर आप वीडियो में बने हैं तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आगे अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको वीडियो आने पर नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप किसी भी सीटेड ग्रुप से जुड़े हैं या आपके और कोई भी 2 से 3 फ्रेंड्स तैयारी करें तो 2 से 3 लोगों के साथ प्लीज़ आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। इस बार सीटेट अपना लास्ट होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया नंबर से स्कोर लाइए और ये लास्ट सीटेट करिए, जिससे आगे के एग्ज़ाम के आप लास्ट एग्ज़ाम पर अपने फोकस कर पाएँ, जो मेन टीचिंग एग्ज़ाम होता है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।